हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि फंडामेंटल राइट्स हमारे देश में कैसे प्रैक्टिस किए जाते हैं, क्या क्या फंडामेंटल राइट्स होते हैं, किन आर्टिकल्स के तहत ये फंडामेंटल राइट्स हमारे प्रैक्टिस में आते हैं। तो अगर हम बात करें हमारे इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन के लिखावट के हिसाब से, तो हमारा पार्ट 3 जो है उसमें आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के 35 तक का जो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल है उसमें हम फंडामेंटल राइट्स को पढ़ते हैं और उसको प्रैक्टिस में ले आते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो हमारा फंडामेंटल राइट अगर हम पहले शुरू करें तो पहले नंबर पे आता है राइट टू इक्वालिटी का। हमारे देश में जन्म लिए हुए सभी नागरिकों के साथ में एक जैसा व्यवहार हो, एक जैसा बर्ताव हो, वो इक्वल ट्रीटमेंट पाने के हकदार हों, उनका किसी भी लेवल पे भेदभाव ना हो, चाहे वो जाति हो, चाहे धर्म हो, चाहे लैंग्वेज हो। तो इसको राइट टू इक्वालिटी कहते हैं। और इसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल है वो है आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के 18 तक का। फिर दूसरे पे आ जाता है राइट टू फ्रीडम, यानी कि हमारे पास आज़ादी हो, हम कहीं भी जॉब कर सकें, कहीं भी घूम सकें, एक स्टेट से दूसरे स्टेट या तीसरे स्टेट या किसी शहर प्रदेश के अंदर। ठीक है, तो ये आर्टिकल्स जो है वो 19 से लेके 22 तक बताता है कि भाई राइट टू फ्रीडम है आपके पास। फिर तीसरे पे आ जाता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो कि 23 और 24 आर्टिकल है हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये क्या करता है भाई, एक्सप्लॉयटेशन कोई किसी का नहीं कर सकता। आपने किसी को काम दिया, उसने काम किया, आपको पेमेंट करना पड़ेगा। आप किसी भी छोटे बच्चे को, चाहे वो 14 साल से ज़्यादा उम्र का है तो उसको आप जॉब पे रख सकते हो। 14 साल से कम उम्र का अगर बच्चा है तो उसको आप काम नहीं देना चाहिए, आपको नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो एक्सप्लॉयटेशन की कैटेगरी में आता है। स्पेशली इन हजार्डस वर्क, फैक्ट्री इंडस्ट्रियल वर्क। ठीक है, छोटे मोटे छोटू चाय लेके आओ ऐसा करके, तो फिर उसमें दिक्कत नहीं है। क्योंकि फिर अगर ऐसा होता भाई तो हर दुकान पे माँ बाप को सपोर्ट करने वाला 13-14 साल का बच्चा जो है वो काम से रोक दिया जाए तो परेशानियाँ भी बढ़ जाती हैं, है ना। तो आपको ये समझना होगा कि किस टाइप के वर्क के लिए कहा गया है। हजार्डस, जिसमें कि बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग जॉब की चांसेस होते हैं। ठीक है, ओके। फिर मतलब आर्टिकल 23-24 में फीमेल के ऊपर कोई एक्सप्लॉयटेशन है या मेल के ऊपर सब कुछ एक्सप्लॉयटेशन से रिलेटेड चीज़ें दी गई हैं। फिर आ जाता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि धर्म के आधार पे, किसी के संप्रदाय धर्म के आधार पे, पूजा पाठ के तरीके पे हम क्वेश्चन नहीं उठा सकते। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में दिया गया है कि अधिकार है जो भी नागरिक हैं हमारे देश के, उनको, कि वो अपने अपने अकॉर्डिंग जो है धर्म को चूज़ कर सकते हैं, धर्म को अपने साथ प्रचार प्रसार कर सकते हैं, अपने पूजा पाठ करने के तरीके अपना सकते हैं। तो ये आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक बताता है। फिर कल्चरल और एजुकेशनल फंडामेंटल राइट आ जाता है 29 और 30। आर्टिकल नंबर 29 और आर्टिकल नंबर 30 ये बताता है कि भाई आप अगर हिंदू हैं तो आप होली दिवाली अपने तरीके से मना सकते हैं, मुस्लिम हैं तो ईद और रमज़ान मना सकते हैं, बैसाखी और लोहड़ी मनाया जा सकता है, तो क्या कहते हैं, क्रिसमस मनाया जा सकता है, गुड फ्राइडे, ईस्टर मनाया जा सकता है। तो कहने का मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई। तो ये चीज़ जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया हुआ है, लिखा हुआ है, आर्टिकल के थ्रू डिफाइन किया गया है, कैटेगराइज किया गया है कि भाई सबका अपना कल्चर और सबका अपना जो है फेस्टिवल हो या एजुकेशनल राइट हो। अभी इस एजुकेशनल वर्ड का मतलब क्या है कि किसी भी धर्म जाति का बच्चा हो, गरीब हो अमीर हो, सबको पढ़ाई करने का भी अधिकार है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। ठीक है, और इसके बाद आती है बात कि भाई आर्टिकल नंबर 32 क्या करता है। आर्टिकल नंबर 32 करता है रेमेडीज़ का काम करता है। रेमेडीज़ मतलब उपचार देना। क्या उपचार भाई, जो टॉप के 5 हमने पढ़े ना फंडामेंटल राइट, अगर वो 5 फंडामेंटल राइट को कोई मान नहीं रहा है, कोई तोड़ रहा है, तो उसके लिए 32 आर्टिकल जो है वो बताता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हैं, यानी कि कोई 5 बात नहीं मान रहा है ना, तो उसको इस रेमेडी से हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करके उसको जेल भेज सकते हैं, उसको पनिशमेंट दिला सकते हैं, ताकि वो फंडामेंटल राइट्स का रिस्पेक्ट करे। और फंडामेंटल राइट्स जो है ना वो गवर्नमेंट को भी रिस्पेक्ट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये स्पेशली नेचर में रिजिड माने गए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल के लिखावट के हिसाब से, कि इसको आप आसानी से मॉडिफाई नहीं कर सकते, जनता के अधिकारों को आप दबा नहीं सकते, कुचल नहीं सकते, छीन नहीं सकते। इसीलिए कहा गया है ना कि गवर्नमेंट को भी झुकना पड़ जाता है जब जनता जो है अपने अधिकारों के बारे में जागरूक रहती है। तो ओके, तो ये हमारी फंडामेंटल राइट्स की बात हो गई। अब हम बात करते हैं स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या होता है। स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जिसमें सरकारों को
ये डायरेक्शन दिया गया है कि वो कैसे कार्य करेंगे चुनाव जीतने के बाद, सरकार बनाने के बाद, और कैसे वो जनता के बारे में सोच अपनी जाहिर कर सकते हैं। तो नॉन जस्टिसेबल जो प्रिंसिपल हैं वो फोर्स नहीं की जा सकती कोर्ट कचहरी के द्वारा, वो सरकारों के द्वारा जो है जनता के वेलफेयर के लिए अगर कोई कदम उठाया जा रहा है तो उनके ही विचारों से वो चीज़ निकलनी चाहिए। कि जनता को जैसे किसी जगह चाहिए कि हमें रोड चाहिए, यहाँ पे हमें पानी पीने की व्यवस्थाएं चाहिए, तो वो एक ना स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लिखा हुआ है कि भाई ये चीज़ आपको करना चाहिए। जनता को जो उनकी लिविंग स्टाइल के लिए ज़रूरी है, चाहे जॉब हो, चाहे इक्वल पेमेंट हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, ये सारी जानकारियाँ, ये सारी ज़रूरी चीज़ों की भी जिम्मेदारी किसकी होती है? सरकार की होती है। और कौन बताता है? ये स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल बताता है। फंडामेंटल राइट्स का एक कॉम्प्लीमेंट्री वर्जन है ये, जो कि एक तरीके से सरकार के अगेंस्ट में पब्लिक को पावर दे देती है। फिर आती है बात फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। अच्छा, मैंने आपको ये नहीं बताया कि भाई ये स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है आर्टिकल 36 से 51 तक लागू किया गया है, ठीक है? तो ये याद रखना भी ज़रूरी है। फिर उसके बाद आर्टिकल 51 ए जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताता है। ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है भाई? ये ड्यूटीज़ हैं, जैसे हमारे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ माने गए हैं, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़। और इसमें रिस्पेक्ट करना नेशनल यूनिटी को, नेशनल सिंबल को, हमारे नोबल आइडियल्स को, जो हमारे महान फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, या जो हमारे देश की यूनिटी के लिए ज़रूरी है ऐसी चीज़ों को, और अपनी कंट्री के जो है डिफेंस के लिए जो चीज़ें बनाई गई हैं, जो हमारे देश के कल्चर और हेरिटेज के लिए प्रमोशन के लिए जो बनाई गई हैं, और जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए ज़रूरी है, ऐसी पब्लिक प्रॉपर्टी जैसे सरकारी जो चीज़ें होती हैं उनकी सुरक्षा के लिए जो ज़रूरी है, जो एजुकेशन बच्चों के 6 से 14 साल के बीच में जो एजुकेशन मिलनी चाहिए जो उसके लिए ज़रूरी है, तो ये सारी चीज़ों को प्रोटेक्शन देने के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ बनाई गई हैं। तो उम्मीद है कि आपको फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल विद आर्टिकल्स जो मैंने आपको बता दिए हैं, इसको आप लोगों को याद रखना है और याद रखेंगे भी, और पढ़ाई थोड़ा और अच्छे से करते जाएंगे। थोड़ा डीप डाइव करिए आप, ताकि और ज़्यादा जानकारी आपको उसके बारे में मिल सके, क्योंकि हमारा काम है इनसाइट्स देना और आपको इन्फॉर्मेशन हर एक टॉपिक के बारे में देते रहना, ताकि आप उसके बारे में थोड़ा और जागरूक हों और पढ़ें और अच्छे से प्रिपरेशन करें। आपकी जर्नी हमेशा अच्छी और सफल रहे। टेक केयर, बाय बाय।